नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया भारत का ग्रोथ अनुमान। FY27 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 10 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.4%। लेकिन FY28 के लिए ग्रोथ अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.7% किया। यूएस ईरान में फिर बढ़ा घमासान। डोनाल्ड ट्रंप बोले, मैं ईरान के साथ डील नहीं चाहता, मुझे लगता है खत्म हो चुका है युद्ध विराम। ईरान की अमेरिका समर्थकों को खुली चेतावनी, कहा अमेरिका का साथ देने वालों को बनाएंगे निशाना। ट्रंप के बयान से बाजार हुआ धड़ाम। निफ्टी सेंसेक्स भारी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। केमिकल, FMCG, बैंकिंग इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरे। पश्चिम एशिया में टेंशन बढ़ने से कच्चे तेल में फिर आया उबाल। $79 के पार निकला ब्रेंट क्रूड का भाव। इथेनॉल के मुद्दे पर बढ़ा घमासान। केजरीवाल ने 29 कंपनियों को लिखा पत्र। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग। इधर नितिन गडकरी ने दी आलोचकों को चुनौती, कहा अगर एक भी गाड़ी में आई हो दिक्कत तो वो सामने आए, वैज्ञानिक है पूरी प्रक्रिया। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं वो E25 कंपैटिबल हैं और हमें इसमें कोई कंसर्न नहीं लग रहा है। इवन जो पुरानी गाड़ियां हमारी चल रही हैं, फिलहाल हमें कोई उसमें इशू नहीं नजर आ रहा है। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में BMW ने कहा E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों को कोई खतरा नहीं। उनकी कारें E25 पेट्रोल के लिए भी है तैयार। मर्सिडीज ने दी सरकार को सलाह, E25 पेट्रोल शुरू करने से पहले दें पर्याप्त समय। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि E25 में जाएंगे तो OEM को सफिशिएंट टाइम दे और वो एक ऑप्शन दे कस्टमर को सेलेक्ट करने फ्यूल को। एयरपोर्ट पर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू हुए शामिल। एयरपोर्ट को कई अहम निर्देश जारी। भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी। मलबे में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू का काम जारी। दिल्ली के रोहिणी में भी बहुमंजिला इमारत गिरने से कई लोग दबे। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना। आखिरी मिनटों में पलटी बाजी। इजिप्ट को 3-2 से हराया। स्विट्जरलैंड ने भी पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को दी मात। आखिरी 8 में बनाई जगह। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान जारी किया है। IMF ने FY27 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान था उसे 0.1% घटाकर 6.4% कर दिया है। लेकिन FY28 में जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का अनुमान है। FY28 के लिए IMF ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। IMF के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। मजबूत प्राइवेट कंजम्पशन से इकोनॉमी में मजबूती है। इसके अलावा IMF ने चीन का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ा दिया है। IMF ने 2026 के लिए चीन का ग्रोथ अनुमान 0.2% बढ़ाकर 4.6% कर दिया है। वहीं 2026 के लिए अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 2.3% पर बरकरार रखा है। इसी के साथ IMF ने 2026 के लिए ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 3% रखा है, जबकि 2027 के लिए इसे 3.4% रखा है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अब ईरान के साथ कोई डील नहीं चाहते। इससे पहले बीती रात अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर बड़ा हमला करने का दावा किया। आइए सबसे पहले सुनते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो समिट में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
and they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. और इस पूरे मामले की डिटेल समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी बताइए आखिर हुआ क्या है और अब यहाँ से चीज़ें किस तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। देखिए दरअसल हुआ क्या कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3 जहाज जिन पे कच्चे तेल लदे हुए थे वो गुजर रहे थे। उन तीनों जहाज पर ईरान की तरफ से हमला कर दिया गया। हमला क्यों किया गया? ऐसा कहा जा रहा है कि उन तीनों जहाज़ों के गुजरने का जो रास्ता तय था उससे जहाज नहीं गुजर रहे थे और जो परमिशन की ज़रूरत थी वो परमिशन नहीं दिया गया था। चूँकि तीनों जहाज़ पर हमला किया गया तो अमेरिका का कहना था कि जो सीज़ फायर हुआ था, MOU हुआ था, इसमें साफ तौर से कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है और किसी भी जहाज़ पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन चूँकि सीज़ फायर को अनदेखी की गई और अनदेखी करते हुए हमला किया गया ईरान की तरफ से, तो उसके जवाब में अमेरिका ने क्या किया कि ईरान पर हमला कर दिया। ईरान के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के प्रोविंस हैं वहाँ पे हमला कर दिया और वहाँ पे इसके अलावा दूसरे ठिकानों पर हमला कर दिया गया ईरान पे। उसके जवाब में ईरान ने क्या किया कि करीब 80 ठिकाने जो थे, सैन्य ठिकाने थे आसपास के खाड़ी के देशों में अमेरिका के, उस पर हमला कर दिया। और ईरान का कहना है कि हमने जवाबी हमला किया। US का कहना है कि नहीं, हमने हमला इसलिए किया क्योंकि उसने तेल के टैंकर पे हमला किए थे और US का यहाँ तक दावा है कि 20 गुना ज़्यादा बड़ा हमला हमने किया है। और जब ये देर रात तक हमले होते रहे, बम बरसते रहे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से मुखातिब हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जब उनसे सवाल पूछा गया इस बैकग्राउंड में कि क्या आपको लगता है सीज़ फायर ख़त्म हो गया है, उनका जवाब ये था कि काफ़ी दिलचस्प सवाल है और मेरे लिए वाकई ये सीज़ फायर ख़त्म हो गया है। अब ट्रंप के इस बयान से हाहाकार मच गया। ट्रंप का बयान सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया ईरान के साथ समझौता करने में और ईरान के लोग जो शासन है, जो सरकार है, वो बीमार है, उसके साथ अब बातचीत करने का बहुत मतलब नहीं बनता, उनका साफ संकेत था। और उन्होंने ये भी कहा कि MOU अब ख़त्म हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी सूरत में ईरान को हम परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे और परमाणु हथियार से बिल्कुल खाली कर दें ईरान, इसके लिए हम कोशिश जारी रखेंगे। तो ये इशारा इस तरफ से है कि जो MOU किया गया था, जो शांति समझौता किया गया था, शायद अब टूट गया है। लेकिन ईरान की तरफ से औपचारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन वहाँ से ये कहा गया ऑफिशियल की तरफ से कि ये सीज़ फायर ख़त्म करने का कोई औपचारिक जानकारी US की तरफ से नहीं आई है। लेकिन जो बयान आए हैं, बयान काफ़ी कैसे दोनों पक्षों को गर्माहट वाला बयान है। जाहिर तौर पे कि शायद अगर ये सीज़ फायर ख़त्म हो गया तो वापस स्थिति पहले जैसे पहुँच जाएगी जहाँ पे हमने 28 फरवरी को ये सारा कुछ शुरू हुआ था। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. You know, it's like, for instance, we'll have a meeting and we'll talk about the denuclearization of Iran, because that's what the war is. It's not a war. It's really the denuclearization of Iran. It's not about regime change. It's not about, although I think it's regime change when you knock out the first group, the second group, and now you're at the, I think that's maybe the ultimate regime change, but that's not what it's about. तो अमेरिका और ईरान एक बार फिर से लड़ने पर उतारू हैं, लेकिन ट्रंप ने ये क्यों कहा कि ईरान के साथ डील नहीं चाहते? आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 7:57 पर। ईरान पर ट्रंप के बयान से बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स, निफ्टी और भारी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। और कैसा रहा बाजार का पूरा हाल, बता रहे हैं रक्षा रावत। 2 एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन था आज और मार्केट में रिस्क रिटर्न गहराता हुआ नजर आया।
ग्लोबल संकेतों की वजह से, जो खराब ग्लोबल संकेत थे उसकी वजह से मार्केट की शुरुआत खराब हुई, लेकिन सेकंड हाफ में गिरावट और ज़्यादा गहरा गई ट्रंप के उस बयान के बाद। ट्रंप का कहना है कि वो अब ईरान के साथ डील नहीं करना चाहते हैं और वहाँ से मार्केट और ज़्यादा गहराए गिरावट। अगर निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तो यहाँ पर करीब करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी में करीब करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ से भी आज अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। अगर सेक्टोरियल पिक्चर देखिए आज की, तो काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई आईटी, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, सारे ही काउंटर्स जो है वो लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। और इतने दिनों से जो प्राइवेट बैंक में अच्छी तेजी नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं आज खत्म होती हुई नजर आई। पीएसयू बैंक में भी आज करीब करीब 3% की गिरावट देखने को मिली। इंडिया विक्स यहां पर 26% का उछाल आज के दिन में देखने को मिला। तो मार्केट की जो पिक्चर थी वो पूरी खराब नजर आई। लेकिन निफ्टी 50 लूजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल में 5% से ज़्यादा की गिरावट, इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर 5% की गिरावट, श्रीराम फाइनेंस और मारुति सुजुकी, इन सब ने आज निफ्टी का साथ नहीं दिया। लेकिन आज निफ्टी के चुनिंदा काउंटर्स की बात करें जहाँ पर तेज़ी देखने को मिली तो ओएनजीसी, बजाज ऑटो, हिंडाल्को और कोल इंडिया। आज बैंकिंग शेयर धड़ाम हो गए और ये सारे काउंटर थे जिन्होंने बैंकिंग शेयर को सपोर्ट नहीं किया, यहाँ से गिरावट ज़्यादा नजर आई। अगर बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की तो यहाँ पर भी भारी गिरावट देखने को मिली। क्रूड में जो उछाल आया वहाँ से यहाँ पर इम्पैक्ट करा और यहाँ पे जो सारे काउंटर्स हैं वो लाल निशान में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। बिल्कुल ही मार्केट में रिस्क रिटर्न का जो माहौल है वो देखने को मिला। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग पर विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने देश की ऑटो कंपनियों पर सवाल खड़े किए हैं। पिछले हफ्ते ऑटो कंपनियों के प्रतिनिधियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सफाई दी थी कि E20 पेट्रोल को 2023 से पुरानी गाड़ियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे माइलेज पर हल्का सा असर पड़ सकता है लेकिन गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि टोयोटा, मारुति और हीरो ने अपने व्हीकल के ओनर मैनुअल बुक में लिखा है कि इन गाड़ियों में E10 के ऊपर का पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करना है। अब ऑटो कंपनियां बताएं कि उनका ओनर मैनुअल सही है या फिर सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके प्रतिनिधियों की बात। साथ ही केजरीवाल ने पूछा है कि अगर गाड़ी में खराबी आती है या माइलेज ज़्यादा गिर जाता है तो क्या कंपनियां कंज्यूमर को हर्जाना देंगी। ये वो चिट्ठी है जो इन 3 कंपनियों को लिखी है, टोयोटा किर्लोस्कर को, मारुति को और हीरो को। इस चिट्ठी में लिखा है जी, आपने 4 तारीख को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में E20 का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़ी सी माइलेज कम होती है 4-5%, लेकिन नुकसान नहीं होता गाड़ी को। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों पोजीशंस में आपके कंट्राडिक्शन है। इधर ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक चुनौती देते हुए कहा है कि उन्हें कोई ऐसी गाड़ी या बाइक दिखाई जाए जिसे E20 पेट्रोल के चलते नुकसान हुआ है। इस प्रकार की झूठी बातें, और इसलिए मैं आप एक ही बात बता रहा हूं आपके मार्फत, मैं देश के तमाम लोगों को आह्वान करता हूं कि कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार जो पेट्रोल की है जिसमें इथेनॉल डाला जाता, अगर खराब हुई है तो तुरंत डीलर के पास जाइए, तकरार करिए और एक कॉपी मेरे पास भेजिए। ऐसी एक भी कार और स्कूटर का नाम चवन जी अगर आप बता पाएंगे तो मुझे बताइए। बिल्कुल, हमने भी कोई आया ना मेरे सामने। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में BMW ने कहा कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल से उनकी पुरानी गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही उनकी कारें E25 पेट्रोल के लिए भी तैयार है। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं वो E25 कंपैटिबल हैं और हमें इसमें कोई कंसर्न नहीं लग रहा है। इवन जो पुरानी गाड़ियां हमारी चल रही हैं फिलहाल हमें कोई उसमें इशू नहीं नजर आ रहा है। तो अभी तक तो कोई ओवरऑल जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है।
हालांकि मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ संतोष अय्यर का कहना है कि भारत में गाड़ियां E20 के लिए तो तैयार हैं, लेकिन E25 एथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को लागू करने से पहले सरकार को कंपनियों को थोड़ा समय देना चाहिए। साथ ही ग्राहकों को ऑप्शन देना चाहिए कि उन्हें कौन सा फ्यूल अपनी गाड़ी में डलवाना है। संतोष अय्यर से खास बातचीत की दीपाली राणा ने। E20 फ्यूल को लेकर बहुत कंफ्यूजन है और काफी एप्रीहेंशंस भी हैं। E25 प्रपोज रोल आउट की भी बात हो रही है। सवाल ये है कि जो गाड़ियां जब ये रूल आया शायद अप्रैल 2023 में, उससे पहले जो गाड़ियां बनी हैं 5 साल 7 साल पुरानी गाड़ियां बनी हुई हैं, क्या वो E20 फ्यूल कंपैटिबल हैं? पहली बात तो देखो, हमने इंडिया में 2020 से ही E20 कंपैटिबल गाड़ियों को भेज रहे थे। मटेरियल कंपैटिबिलिटी के हिसाब से उसकी जो टेस्टिंग और एफिशिएंसी को हम 2023 से हम अथॉरिटीज को दे रहे थे, और हर गाड़ी हमने जो बेची है 2023-24 के बाद पूरी E20 कंपैटिबल है। सो दैट वे जो लास्ट 6 से 7 साल के कस्टमर को तो कोई शंका ही नहीं है। उसके पहले भी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सडनली शिफ्ट हुआ है, तो इसके पहले E15 चल रहा था। हमारी जो पहले की गाड़ी भी E15 में तो चल ही रही थी। विद 5% इंक्रीज इन एथेनॉल, हमें कोई शक नहीं है कि गाड़ी इसे इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा एंड इससे कस्टमर्स को कोई असुविधा नहीं होगी एज सच। बट यस, अगर आप E25 की बात करो तो सबसे पहले तो जैसे हमने नई जो एस क्लास हाइब्रिड लॉन्च की है बॉम्बे में, वो ऑलरेडी E25 कंपैटिबल है। बट सब कार लाइन में E25 कंपैटिबल करने टाइम लगेगा। गवर्नमेंट को ये भी सोचना जरूरी है कि करंट कस्टमर्स को कैसे हैंडल करें। जैसे आज E20 में जो क्वेश्चन आ रही है कि व्हाट हैपेंस टू ओल्डर कार्स, सो मे बी अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि E25 में जाएंगे तो OEM को सफिशिएंट टाइम दे और वो एक ऑप्शन दे कस्टमर को सेलेक्ट करने फ्यूल को। मे बी कीमतें डिफरेंट रखे E25 की और E20 की, और अगर कस्टमर चाहना चाहे, अगर पैसे बचाना चाहे ऑन फ्यूल, तो वो E25 भरे। अगर नई गाड़ी खरीदी है जो E25 कंपैटिबल है तो वो E25 की तरफ जाए। ये पॉलिसी मेकर्स को डिसाइड करना है। पर हमें जो इंफॉर्मेशन है आज गवर्नमेंट के पास इमीडिएटली ऐसा कोई प्लान नहीं है। दे आर स्टिल ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट E20 फ्यूल, और E25 वो टेस्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, उसकी क्या इफेक्ट होगी। इन द नियर फ्यूचर हम देख नहीं रहे कि कोई E25 शायद इंडिया में आएगा इन टर्म्स ऑफ 100% इम्प्लीमेंटेशन। एआई की वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल की मांग लगातार बढ़ रही है। ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनी HFCL को इसमें कितना बड़ा अवसर नजर आ रहा है, इस पर कंपनी के MD महेंद्र नाहटा से बात की असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त HFCL के MD महेंद्र नाहटा से सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे कि आज AI काफ़ी बजवर्ड है, AI पे लोग एक्सपेंशन हो रहा है, आप किस तरह से उसका एक्सपेंशन को करने की देख रहे हैं, किस तरह से उसको? देखिए, AI जो है वर्ल्ड में एक तरह से तूफान की तरह है। आज से 2 साल पहले मुझसे आप बात करते तो AI की बात हम जरूर करते, लेकिन इस स्पीड से आएगा और इतनी जल्दी आएगा ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब से ये बड़ी बड़ी कंपनियां OpenAI या जैसे सेमीकंडक्टर में NVIDIA और ये सारी कंपनियां आई है, इन्होंने पूरा ढांचा ही बदल दिया है। आप देख रहे हैं जो काम 10,000 आदमी करते थे वो काम AI के एजेंट कुछ ही पलों में कर देते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल की डिमांड बहुत बड़ी है और पिछले 1 साल के अंदर ये डिमांड डबल से भी ज़्यादा हो गई है। और फाइबर के प्राइस आप देखें तो 3 गुने से ज़्यादा फाइबर के प्राइस हो गए। अच्छा, तो रीज़न क्या है प्राइस बढ़ने के पीछे? ये मिडिल ईस्ट वार? नहीं, मिडिल ईस्ट वार का फाइबर के प्राइस बढ़ने में कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि न तो कोई रॉ मटेरियल फाइबर का मिडिल ईस्ट से आता है, न वहाँ से कोई फाइबर हमारे पास आता है। ये डिमांड सप्लाई गैप जो क्रिएट हुआ है वही एक सबसे बड़ा कारण है। तो एक्सपेंड कर रहे हैं आप उसको कैटर करने के लिए डिमांड? बिल्कुल एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारी जो फाइबर ऑप्टिक केबल की कैपेसिटी है, जो 39 मिलियन फाइबर किलोमीटर इक्विवेलेंट केबल थी, वो 45 मिलियन फाइबर किलोमीटर इक्विवेलेंट केबल पे लेके जा रहे हैं। और जो फाइबर की कैपेसिटी है ऑप्टिकल फाइबर बनाने की, जो लगभग 30 मिलियन फाइबर किलोमीटर की थी, वो 40 मिलियन फाइबर किलोमीटर के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट की डिमांड किस तरह से बढ़ रही है? अभी आप 60 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कौन सी मार्केट्स में अब दिख रहे हैं? आज सबसे बड़ा मार्केट कोई है तो नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका का मतलब मैं यूनाइटेड स्टेट्स कहूँगा। वर्ल्ड का 60% मार्केट मेरे ख्याल से डाटा सेंटर्स का यूनाइटेड स्टेट्स है, और हमारा भी जो एक्सपोर्ट है, हमारे प्रोडक्ट का लगभग 70% एक्सपोर्ट होता है।
गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक के बाद एयरपोर्ट्स पर सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश भी दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहन सिंह। बताएं रोहन, क्या हुआ इस समीक्षा बैठक में खास और क्या निकला वहां से? जी, एक बहुत ही हाई लेवल बैठक थी जो कि होम मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर दोनों ही इसमें शामिल थे और कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए इस बैठक के बाद। इसमें सबसे पहले तो सभी एयरपोर्ट पर फेज तरीके से जो है ऑटोमेटेड एक्स-रे ट्रे सिस्टम, रिटर्न सिस्टम जो है उसको लागू करने की बात कही गई। साथ ही 2027 तक सभी राज्यों के जो मुख्यालय हैं उनमें फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है उसको बनाने की बात कही गई। साथ ही एक नया जो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सिस्टम है, FTI ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम, उसको एक्सपैंड करने की बात कही गई, उसके लिए ज़्यादा प्रचार करने की बात कही गई। 62 के करीब ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पे जो डेवलपमेंट का काम है वो अगले 2 साल में पूरा किया जाएगा और होम मिनिस्टर ने निर्देश दिए कि बिना किसी सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए जो पूरा डेवलपमेंट का काम है उसको पूरा किया जाए। साथ ही कई सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पे एयर ब्रिज या बैगेज ड्रॉप की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको निर्देश दिए गए। और चूंकि जो प्री ट्रैवल सीजन जब आता है तो वहाँ पे पैसेंजर्स को डिले ना हो, तो किसके लिए अभी से ही एक थर्ड पार्टी स्टडी कराई जाए, इसके भी निर्देश दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है आवाज समाचार में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी है, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। एल नीनो के असर से किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एनरोलमेंट बढ़ाने को कहा है ताकि नुकसान की स्थिति में किसानों को क्लेम मिलने में दिक्कत ना हो। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खरीफ फसलों पर कमजोर मानसून और एल नीनो जैसे हालात की वजह से असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। और सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो इसको लेकर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत एनरोलमेंट का अभियान चलाएं। ऐसा माना जा रहा है कि देश के करीब 315 जिले हैं, जिनमें कि देश के 12 बड़े राज्य हैं जहां पर खरीफ फसलों की बड़े पैमाने पर बुआई होती है, वहां पर इस अभियान को चलाया जाए ताकि बड़े पैमाने पर जो क्रॉप कवरेज है उसको बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत किसानों को अगर उनकी फसल खराब होती है तो उसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाता है। लिहाजा इसको लेकर सरकार काफी अलर्ट है और इंश्योरेंस कंपनियों को ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों को शामिल किया जाए ताकि अगर कमजोर मानसून या एल नीनो की वजह से अगर उनके फसल को नुकसान पहुंचता है, ऐसी स्थिति में उन्हें क्लेम मिलने में कोई दिक्कत न हो। आपको जैसे पता है कि पूरे जून में बारिश नहीं हुई है, लिहाजा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि खरीफ फसलों की बुआई में देरी हो रही है या फिर उन पर असर पड़ सकता है। लिहाजा फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है, उसके तहत किसानों को राहत देने के लिए उनको एनरोलमेंट किया जाए और अगर फसल खराब होती है तो उनके क्लेम को मिलने में दिक्कत न हो और किसानों को उनकी भरपाई करके, उनके फसल जब खराब होता है तो उसकी भरपाई करके उनको राहत दी जा सके। भारी बारिश के बीच पुणे के पिंपरी चिंचवड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। इसके मलबे में 15 से 16 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे में फंसे 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन एजेंसियां वहां पर पहुंच गईं। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक बड़ी खबर, वहां पर एक निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभरा कर ढह गई। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे कई लोग फंसे हुए हो सकते हैं। इमारत काफ़ी पुरानी थी और उसमें निर्माण या मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान वो अचानक गिर गई। हालांकि इमारत ढहने की असली वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है।
और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई इलाकों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां गोदावरी नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गोदावरी नदी पर बने घाट पूरी तरह से डूबे हुए हैं। घाट पर बने मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। नासिक पुणे हाईवे पर भी पानी आ गया है। वहीं पुणे में लगातार हो रही बारिश के बीच खड़गवासला डैम से पानी छोड़ दिया गया है। इससे नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है। और अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। पिछले बार की चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 0-2 से पीछे चल रही थी। यहां से रोमेरो, मेसी और फर्नांडीज ने 13 मिनट में 3 गोल कर टीम को जीत दिला दी और पासा पलट दिया। वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अर्जेंटीना की टीम 2 गोल से पिछड़ने के बाद जीती है। मेसी ने इस टूर्नामेंट में 8वां गोल किया। सबसे ज़्यादा गोल के साथ मेसी गोल्डन बूट की रेस में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं दूसरे मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को 4-3 से हराया और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इसी के साथ फीफा के राउंड ऑफ 16 के सभी मुकाबले खत्म हो गए हैं और क्वार्टर फाइनल के लिए सभी 8 टीमें तैयार हैं। अब 10 जुलाई से क्वार्टर फाइनल के मुकाबले होंगे। पहला मैच फ्रांस और मोरक्को के बीच 10 जुलाई को होगा। दूसरा मैच स्पेन और बेल्जियम के बीच 11 को। 12 जुलाई को 2 मुकाबले होंगे, नॉर्वे और इंग्लैंड, और दूसरे मैच में अर्जेंटीना की भिड़ंत स्विट्जरलैंड से होगी। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।